Hello everyone, welcome back to Education Vitamin and welcome to yet another highly requested and one of the most useful videos that you can watch on YouTube for your board's exam preparation. And this video is about the sample question paper and marking scheme of sociology which has been released by the CBSE for the term 2 examinations, right? अब ये सैम्पल पेपर क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, आप लोगों को बताने की जरूरत तो है नहीं। यू ऑल नो कि सीबीएसई जो है एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले एक सैम्पल पेपर रिलीज करती है जिसको देखकर आपको ये आइडिया हो जाए कि फाइनल पेपर जो है किस फॉर्मेट में आएगा, कितनी वेटेज होगी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल की डिफिकल्टी उसमें आ सकती है और हमें उनके जो है क्या आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स जो है वो डिस्कस्ड होते हैं मार्किंग स्कीम में। तो पहले बात कर लेते हैं आखिर ये मार्किंग स्कीम होती क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की है, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि मार्किंग स्कीम नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इसके बिना अगर बोर्ड्स एग्जाम में गए तो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक वो प्रूव हो सकती है, राइट। तो मार्किंग स्कीम बेसिकली एक गाइडलाइन होती है जो कि बोर्ड आपको खुद प्रोवाइड करता है कि देखो बच्चों, आपको हमने सिलेबस दे दिया, आपको हमने एक सैंपल पेपर दे दिया, लेकिन अब तुम्हें आंसर्स कैसे लिखने हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए सीबीएसई इसको इशू करती है। इस मार्किंग स्कीम में जो है क्वेश्चंस भी होते हैं और कैसे मॉडल आंसर्स आपको लिखने हैं वो भी होते हैं। बेसिकली जब भी कोई एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना, उसको ये मार्किंग स्कीम दे दी जाती है। मान लो मैं एक एग्जामिनर हूँ, मुझे मार्किंग स्कीम दे दी जाएगी और अब आपकी आंसर शीट मेरे पास आती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि मार्किंग स्कीम में क्या आंसर लिखा है और आपने क्या लिखा है। अगर वो कीवर्ड्स, अगर वो की टर्म्स आपके आंसर में हैं तो जितने मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है, देखिए आप हर एक आंसर के आगे 1 2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं वो स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने आंसर में क्या लिखा है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जिसको पढ़े बिना समझे बिना यू डू नॉट हैव टू सिट फॉर द बोर्ड्स एग्जाम। ओके, तो फटाफट से जो है इस ईयर की जो टर्म 2 की जो मार्किंग स्कीम है उसको देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और उनका आंसर आपको कैसे लिखना है। अगेन ये सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, लेकिन ये इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। एक गाइडलाइन है, ये एक आपके लिए डायरेक्शन है, ऐसा नहीं आपको वर्बैटिम यही आंसर लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम की। सो एज यू ऑल नो द एग्जाम इज गोइंग टू बी फॉर 2 आवर्स एंड इट विल कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। टर्म 1 में 40 था, टर्म 2 में भी 40 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में दैट इज 14 एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इंटरनल चॉइस कहीं कहीं अवेलेबल है लेकिन क्वेश्चन सारे आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर सेक्शंस की बात करें तो देयर विल बी 4 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, ए बी सी एंड डी। ए सेक्शन में होंगे 1 मार्कर्स जिसको आपको 10 to 15 वर्ड्स में लिखना है। बी सेक्शन में होंगे 2 मार्कर्स जिसमें जिनको आपको 30 वर्ड्स के आसपास लिखना है। अगेन एक रफ एस्टिमेट है ये, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे आंसर्स नहीं लिखने हैं। सेक्शन सी इज दैट ऑफ 4 मार्कर्स और इसमें आपको 80 वर्ड्स यूज करने हैं और सेक्शन डी में है 6 मार्कर्स जो कि आपको 200 वर्ड्स में के आसपास लिखने होते हैं। ये मैं अपने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में जरूर इंक्लूड करती हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी सैंपल पेपर का, दिस इज अ 1 मार्कर। सेक्शन ए में सारे 1 मार्कर्स होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और अ केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे जो है आपको अपने आंसर्स देने होंगे। उस पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे विच यू हैव टू आंसर। तो यहाँ बेसिकली आप देखें तो 1 और 2, there are two studies that have been given here from your NCERT only। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बॉक्सेस में से आते हैं, राइट। वो जो बॉक्सेस रहते हैं ना जिनको हम यूजुअली पढ़ते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, वहीं से। और बॉक्सेस में से भी कौन से बॉक्सेस में से, ग्रे कलर्ड वाले बॉक्सेस में से, राइट। कलर्ड बॉक्सेस में से आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो उन ग्रे कलर्ड के बॉक्सेस को बहुत अच्छे से करके जाना।
Let's read the question. A model of the South Asian colonial cities. The European town had spacious bungalows, elegant apartment houses, planned cities, trees on both sides of the street, clubs for afternoon and evening get-togethers. The open space was reserved for Western recreational facilities such as race and golf courses, soccer and cricket. When domestic water supply, electric connections, and sewage links were available or technically possible, the European town residents utilized them fully, whereas their use was quite restricted to the native town. तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्चरल चेंज के एक बॉक्स में से है. नाउ यू हैव टू रीड दिस सोर्स. सो ये इनको कहा जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. यू हैव टू रीड दिस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? डिड द मॉडल ऑफ South Asian colonial city cater to the needs of the natives? Give a reason for your answer. तो पहले आप किस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो साउथ एशियन कॉलोनियल सिटीज थी जिनको ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, क्या ये वहां के लोग जो रहने वाले लोग थे, जो नेटिव्स थे, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती थी? और जो भी आपका आंसर है येस और नो, you have to give a reason for your answer also. So the answer that you are going to write is no, because when domestic water supply, electric connections and sewage links were available or technically possible, the European town residents utilized them fully, whereas their use was quite restricted to the native town. तो इसका जो आंसर है आपको इस सोर्स के अंदर ही मिल जाएगा. यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आपको आंसर मिल जाएगा. तो आपको उस पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर ढूंढ के उसमें एज अ रीजन लिखना है. कमिंग टू द सेकेंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, कुमुदताई's जर्नी. तो कुमुदताई वाला जो पार्ट है ये आपका कल्चरल चेंज वाले चैप्टर में से लिया गया है, एक बॉक्स में से. कुमुदताई's journey to Sanskrit began with great interest and eagerness with Gokhale Guruji, her teacher at school. At the university, the head of department was a well-known scholar and he took great pleasure in taunting Kumudtai. Despite the adverse comment, she successfully completed her masters in Sanskrit. Source Kumud Pawade, 1938. तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कुमुदताई, जिन्होंने पहल की थी. शी बिलोंग टू अ बैकवर्ड कास्ट एंड बेसिकली अ लो कास्ट, लेकिन उन्होंने पहल की थी. शी वांटेड टू लर्न संस्कृत, शी वांटेड टू नो मोर अबाउट कि हमारे स्क्रिप्चर्स जो है वुमेन के बारे में क्या कहते हैं. अब आपको सोर्स रीड करना है और आंसर देना है इस क्वेश्चन का. द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक संस्कृताइजेशन इज अ जेंडर्ड प्रोसेस? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. कि क्या संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है वो जेंडर्ड है, क्या जेंडर पे वो डिपेंडेंट है? तो आपका आंसर होगा यस. She felt that the study of Sanskrit can help her break into a field that was not possible for her to enter on the grounds of gender and caste. तो क्योंकि she was a female plus she was from a low caste, she could not break into this field. She could not study Sanskrit, and as she proceeds with her studies, she meets with varied reactions ranging from surprise to hostility, from guarded acceptance to brutal rejection. तो ये इसका आंसर होगा. दिस यू नीड टू राइट ऑन योर ओन. ये आपको आपके पैराग्राफ में नहीं मिलेगा. दिस यू नीड टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, गाइडेंस आप यहाँ से ले सकते हैं. सेक्शन बी पे आ जाते हैं, जो कि होते हैं 2 मार्कर्स. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, राइट. तो ऐसे ब्रेकअप वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपको दे दिए जाएंगे. तो यहाँ जो है एग्रीकल्चर, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में से, उसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी आपको पता ही है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है. इंडिया वॉज एबल टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स. It was primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो वर्ड है, ये इस पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं है कि, पर ये इससे लिंक्ड है, राइट. तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होता है जहाँ पे एक एग्रीकल्चर जो है प्राइमरली अपने लिए प्रोड्यूस करता है, मार्केट के लिए नहीं करता. सो व्हाट विल यू राइट? When agriculturists produce primarily for themselves and are unable to produce for the market, it is known as subsistence agriculture. ठीक है, अब ये 2 मार्कर है तो इसके 2 पार्ट्स हैं, दैट मींस ईच पार्ट वुड कैरी 1 मार्क. तो अगर आपने ये लिख दिया आपको 1 मार्क मिल गया. मूविंग ऑन,
पार्ट 2 कहता है हु वर एबल टू रीप द मोस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, ये क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि इट वाज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। तो वो फार्मर्स हु वर एबल टू produce a surplus for the market, they were able to reap the most benefits from the green revolution, right, and from the commercialization of agriculture that followed। तो ये आपने पॉइंट लिखा, आपको मिल जाएगा यहाँ 1 मार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है। इन द मिड 90s आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है पैराग्राफ छोटे छोटे 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स आपको दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से ही, और उसी पे बेस्ड उसी के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, राइट। तो यही आपका जो है पैटर्न एग्जाम का भी आने वाला है। In the mid 90s there was a renewal of women's movement in India which was called the second phase of the Indian women's movement. There was the growth of what is termed as autonomous women's movement. तो इस क्वेश्चन में बात की गई है जो सेकेंड फेज था इंडियन वुमेन्स मूवमेंट का आफ्टर इंडिपेंडेंस, बीच में जो डल फेज आ गया था उसके बाद जो रिन्यूअल हुआ उनका, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ कैन दीज मूवमेंट्स बी कॉल्ड ऑटोनॉमस, इनको ऑटोनॉमस क्यों कहा जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज राइट अबाउट एनी वन आइडियोलॉजिकल चेंज दैट वाज नोटिस्ड इन दीज मूवमेंट्स। तो ऑटोनॉमस इसलिए कहा जाता है, ये मैं आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी बता चुकी हूँ। इट रेफर टू द फैक्ट दैट दे वर ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ ऑटोनॉमी का जो सेंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज से अलग होने के सेंस में, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैड लिंक्स विद पॉलिटिकल पार्टीज। तो इससे पहले जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस थी 1970 से पहले, दे वर लिंक्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज, बट ये जो ऑटोनॉमस मूवमेंट थी इसमें दे वर नॉट लिंक्ड। तो दिस इज हाउ दे वर डिफरेंट। पार्ट 2 है कोई भी एक आइडियोलॉजिकल चेंज आपको बताना है दैट वाज नोटिस्ड इन द ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट। तो ये 2 है, इनमें से कोई भी, सिट इन हियर एनी वन। तो एग्जामिनर जब देखेगा आपने इनमें से कोई भी एक लिख दिया है, आपको वहां पे 1 मार्क मिल जाएगा। तो ऑटोनॉमी को आप डिफाइन करेंगे, यहाँ 1 मार्क मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक 1 मार्क मिल जाएगा। यू हैव टू राइट एनी वन ऑफ दीज 2। तो आप लिख सकते हैं कि द रिकॉग्निशन की women are in some way disadvantaged vis-a-vis men and all women do not suffer from the same level of discrimination, ये एक पॉइंट है। और दूसरा होगा कि द रिकॉग्निशन की both men and women are constrained by dominant gender identities। तो सोसाइटी में जो उनकी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है, men and women they are constrained by that, वो उसको बांध के रखते हैं men and women को। तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर उन आइडेंटिटीज द्वारा डिफाइन किया जाता है। So that is also one realization that has happened, one ideological change that has happened, जो कि पहले वाली movements में नहीं था। So this will also fetch you 1 mark. अगला 2 मार्कर है क्वेश्चन नंबर 5, compare the impact of just in time for the company vis-a-vis the worker। देखिए just in time जो है वो क्या करता है, कंपनी के लिए कॉस्ट को लो रखता है। सी but the workers are very tense because if the supplies fail to arrive, their production targets get delayed, and when they do arrive they have to run to keep, which exhausts them। So जो है ये आप 2 पॉइंट्स है, दोनों आपको लिखने होंगे if you have to score full marks। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स आपको इंक्लूड इसमें करने होंगे जस्ट इन टाइम वाले में। Question number 6 is can we apply the distinction between old and new social movements in the Indian context? 2 marker again। So you will say no, क्योंकि इंडिया का केस बहुत यूनिक है। सबसे पहले तो there are 2 reasons for this, right? Reason number 1 is new social movements are not just about old issues of economic inequality, nor are they organized along the class lines alone, right? तो जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो ओल्ड इश्यूज के बारे में नहीं है। ओल्ड इश्यूज क्या थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी, और ना ही क्लास के अलोंग जो है ऑर्गेनाइज होती हैं। इनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज। लाइक अगर कोई वुमेन मूवमेंट होगी तो उसमें अलग अलग क्लास की वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी। अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे, क्योंकि इसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में क्यों नहीं अप्लाई करते, बिकॉज इंडियन कंटेक्स्ट में और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राइट, आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड, आपकी क्लास क्या है, आपकी कास्ट क्या है, उस पे बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में होती है।
अपने कल्चर को लेके बहुत एंजाइटी लोगों के मन में रहती है, और अपनी खुद की पर्सनल एस्पिरेशंस, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि सोशल मूवमेंट्स को क्रिएट करती हैं इंडिया के अंदर, राइट। तो इनको आप क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी से इक्वेट नहीं कर सकते। सो इंडियन कंटेक्स्ट में ये जो डिस्टिंक्शन हमने ओल्ड और सोशल न्यू मूवमेंट्स में की थी, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताए थे, वो इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं होते। तो ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 7th question says often it is thought कि imparting knowledge of scientific farming methods will improve the condition of the Indian farmers, right? तो ऐसा माना जाता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही क्वेश्चन है कि उसमें ऐसा माना गया था कि भाई अगर फार्मर्स को हम बेटर नॉलेज दे देंगे, बेटर इक्विपमेंट्स दे देंगे, तो उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। तो द क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ट्रू? गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। तो आपकी बुक में से एक स्टेटमेंट उठाई, उसी को जस्टिफाई करने को बोल दिया। तो इससे आपने क्या सीखना है कि एक एक स्टेटमेंट जो है आपके एनसीईआरटी की, वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जब आप रिविजन करोगे ना, एक एक लाइन को ऐसे रिवाइज करना है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में जस्टिफिकेशन के लिए आ सकती है। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नॉलेज इम्पार्ट करने से कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी फार्मर्स की? यू विल से नो। ओके, एंड देन यू विल जस्टिफाई, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है अबाउट द लैंड दैट दे टिल एंड द क्रॉप्स दैट दे सो इज बीइंग लॉस्ट एज हाइब्रिड, हाई यील्डिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ सीड्स आर बीइंग प्रमोटेड एज मोर प्रोडक्टिव एंड साइंटिफिक। तो इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, यू गो एंड वॉच माय वीडियो ऑन रूरल डेवलपमेंट। वहां आपको समझ में रूरल चेंज वाला जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन द इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देयर। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में से क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, तो कोई भी 2 डिफरेंस आप लिख दो। पहला आप देखिए, और देखिए आप एक चॉइस भी है, तो आपको जो है हर एक कैटेगरी में, हर एक सेक्शन में चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में डिफरेंस आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनाइज्ड जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर। एंड अनऑर्गेनाइज में क्या है, यहाँ पे पर्सनल रिलेशंस डिटरमिन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप क्या है आपके बॉस के साथ, वो डिटरमिन करेगी कि आप जो है आपके काम में आप कैसे रहते हैं, आप काम कंटिन्यू भी कर पाते हैं या नहीं। सेकेंड डिफरेंस वुड बी दैट इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज गेट प्रॉपर सैलरीज एंड वेजेस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता। ओके, चॉइस क्वेश्चन जो है वो ये है दैट व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है उनके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सोशल कॉन्सिक्वेंस 2 है, यहाँ पे आप लिखेंगे इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क देन चिल्ड्रन हैव टू बी पुट इन क्रेचेस। तो बच्चों को जो है डे केयर में डालना पड़ता है, क्रेचेस में डालना पड़ता है। Secondly, the joint family which was supposed to have disappeared with industrialization seems to have re-emerged। क्योंकि जब माँ और बाप दोनों ही काम करते हैं, बच्चों के देख कोई उनको पीछे से केयर करने को चाहिए, तो now people are again going back to the joint family system ताकि their kids can be taken care of as grandparents are roped in to help with children। तो ये जो 2 सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स के आईटी सेक्टर में, दिस यू कैन राइट। Now moving on to question number 9, labor is more free in an industrial society, how? So again 2 marks है, तो आप 2 ही पॉइंट लिखेंगे। You will write कि by moving to casual industrial work through contractor system, the labor while still they are in debt, they are not bound by any other social obligation to the contractor। तो बाउंड तो पहले भी वो लैंडलॉर्ड के साथ होते थे, लोन वहां भी वो लेते थे, लेकिन यहाँ पे उनके पास एक चॉइस है कि they can break the contract and find another employer। So this is how they are more free। So देखो आपको मेन चीज ये नोटिस करनी है कि जितने मार्क्स हैं उतने ही पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखो। दूसरा आपको जो टेक अवे करना है इस डिस्कशन से वो ये है कि बुलेट पॉइंट्स में आपको अपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आप देंगे, इंट्रो कंक्लूजन भी लिखेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें, और प्रॉपरली जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको भी आप अंडरलाइन करके रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनर के लिए जितना इजी आप बना सकते हो उतना इजी आपने बनाना है, चेक करना। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन सी which contains all the 4 markers here।
वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कि कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट विद दैट ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस. राइट. तो ब्रिटेन में जो है, आप यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 4 ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो यू विल राइट कि अनलाइक ब्रिटेन जहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू मोर पीपल मूविंग इनटू अर्बन एरियाज, इंडिया में जो इनिशियल इम्पैक्ट था ऑफ द सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर. Second point, just as manufacturing boomed in Britain, traditional exports of cotton and silk manufactures from India declined, क्योंकि मैनचेस्टर में जो है वहां से रेडीमेड जो है फैब्रिक्स बन के आते थे and they were sold at a cheaper rate as compared to the Indian fabric. So this is what we call the Manchester competition. Manchester is a city in London. This period also saw the further decline of cities such as Surat and Masulipatam. Next point, when the British took over Indian states, towns like Thanjavur, Dhaka and Murshidabad lost their courts and therefore some of their artisans and court gentry. And last point, industrialization in the West was accompanied by the growth of a Western middle class. However, in India, it could not create any genuine middle class. We know only too well that the zamindars became parasites in land and the graduates became job hunters. तो वहाँ पे एक proper middle class की formation हुई. इंडिया में एक प्रॉपर मिडिल क्लास की फॉर्मेशन नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ये 4 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है एक चॉइस. ये क्वेश्चन कहता है एल्यूसिडेट द फिनोमेना ऑफ मॉडर्निटी. और जो दूसरा क्वेश्चन है जो चॉइस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो ये है कि 19th century रिफॉर्म्स initiated a period of questioning, reinterpretations and both intellectual and social growth. Using suitable examples justify the given statement. Okay. तो पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसका आंसर लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे. Modernity assumes that local ties and parochial perspectives gives way to universal commitments and cosmopolitan attitudes. Right? तो modernity क्या assume करती है कि जो लोकल टाइज हैं, जो पेरोकियल पर्सपेक्टिव मतलब एक छोटा पर्सपेक्टिव किसी चीज को देखने का है, दैट गिव्स वे टू यूनिवर्सल कमिटमेंट्स एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड्स. दैट द ट्रूथ्स ऑफ यूटिलिटी, कैलकुलेशन एंड साइंस टेक प्रेसिडेंस ओवर इमोशंस एंड द नॉन रैशनल. जहां पे साइंस जो है रैशनैलिटी टेक्स ओवर नॉन रैशनल बिहेवियर, वहां उसको हम मॉडर्निटी कहते हैं. That individual rather than the group be the primary unit of social and society and politics. कि जब एक individual पे focus किया जाता है वहाँ modernity होती है. That the associations in which men live and work are based on choice and not by birth. तो कहाँ आपका जन्म हुआ वो decide नहीं करेगा आप क्या occupation take over करते हो, बल्कि आपकी choice determine करती है. That mastery rather than fatalism orient their attitude towards the material and human environment. That identity may be chosen and achieved, not ascribed and affirmed. कि कोई आपको ये बताए नहीं कि this is who you are. You can choose and you can achieve your identity, and that work should be separated from family, residence and community. तो कोई भी 4 पॉइंट्स आप इसमें से लिख देंगे. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है any 4 points. ओके, कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे, you will get 4 marks. 19th सेंचुरी वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स थे, इन्होंने एक ऐसा पीरियड इनिशिएट किया जहाँ पे क्वेश्चनिंग, रीइंटरप्रिटेशन जो थी वो हो रही थी. तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना है कि जस्टिफाई मतलब आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव करना है कि हाउ डू यू थिंक दिस वाज एक्चुअली हैपनिंग. तो यहाँ पे आप फीमेल एजुकेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन वाज डिबेटेड इंटेंसली. Reformers argued that for a society to progress, women have to be educated. Some of them believed that in pre-modern India, women were educated. Others contested this on the grounds that this was only for a privileged few. Thus, attempts to justify female education were made by recourse to both modern and traditional ideas. तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं. दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि they actively debated the meaning of tradition and modernity. जैसे ज्योतिबा फूले ने he recalled the glory of the pre-Aryan age and बाल गंगाधर तिलक emphasized the glory of the Aryan period. उसके बाद मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स क्या बात करेंगे कि they debated the meaning of polygamy and पर्दा सिस्टम. जैसे कि रेजोल्यूशन जो था पास हुआ था अगेंस्ट पॉलीगैमी बाय जहानारा शाह at the All India Muslim Ladies Conference. And then debates, of course, within communities also used to happen. For example, सती जो थी उसको अपोज किया था ब्राह्मो समाज ने.
ऑर्थोडॉक्स मेंबर जो थे हिंदू कम्युनिटी के बंगाल में, दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द धर्म सभा, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप जो है यू हैव डोंट हैव एनी राइट टू इंटरप्रेट अ सीक्रेट टेस्ट, सो सती शुड नॉट बी बैंड, राइट। अब ये जो 12th क्वेश्चन है इसमें चॉइस आपके पास नहीं है, तो एक चॉइस 2 मार्कर्स में होगी, एक आपके पास 4 मार्कर्स में होगी और एक ही आपके पास 6 मार्कर्स में भी होगी। Identify and discuss the plight of various stakeholders in the Bombay Textile Strike of 1982. तो ये जो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक थी 1982 की, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इट वाज लेड बाय द ट्रेड। देखो मार्किंग स्कीम में से कई बार जो है क्वेश्चंस भी एज इट इज आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन मार्किंग स्कीम में 3 या 4 क्वेश्चन एज इट इज उठ के तुम्हारे सैंपल पेपर, तुम्हारे एक्चुअल पेपर में आ गए। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। So this strike was led by trade union leader Dr. Datta Samant, and it affected nearly 250,000 workers and their families. This strike it lasted nearly 2 years. 2 साल तक ये strike चली थी. Women workers participated actively in the strike. However, they experienced a conflict between their role as a participant in the strike and their responsibility towards their families and children. Members of the RMMS, they played a role in breaking the strike by bringing people to work, and nearly 1 lakh workers, they lost their jobs and went back to their villages or took up casual labor. तो again 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए, फुल मार्क्स अचीव्ड। ओके, अब सेक्शन डी में जो है एक तो झारखंड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है जिसमें आपको इकोलॉजिकल मूवमेंट या तो एक्सप्लेन करनी है या झारखंड वाला क्वेश्चन आपने करना है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 14 में आपको रिलेशनशिप दिखाना है बिटवीन सर्कुलेशन ऑफ लेबर एंड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में इनके आंसर्स देखने हैं तो यू प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि झारखंड की फॉर्मेशन तो मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो मैंने शेयर किया है सोशल मूवमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें ये आंसर मैंने एज इट इज डिस्कस किया है आपके साथ। 6 मार्कर क्वेश्चन है, और ये वाला जो इसके चॉइस में क्वेश्चन है इकोलॉजिकल मूवमेंट्स वाला, ये भी मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो कि आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, शो द रिलेशन बिटवीन सर्कुलेशन ऑफ लेबर एंड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। इसमें आपको बेसिकली दिखाना है कि सीजनल माइग्रेशन की वजह से जो सर्कुलेशन ऑफ लेबर होती थी और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स, मतलब लेबर फोर्स में मेनली जो फीमेल्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप था, हाउ वर दीज 2 फिनोमेना रिलेटेड। तो आप इसमें बोलेंगे कि जैसे जैसे ट्रेडिशनल बॉन्ड्स ऑफ पेट्रोनेज बिटवीन लेबरर्स एंड टेनेंट्स ब्रोक डाउन, सीजनल डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लेबर इंक्रीज, राइट। तो जहां जहां ग्रीन रेवोल्यूशन था पंजाब वगैरह एरिया में, एक सीजनल माइग्रेशन का पैटर्न इमर्ज हुआ जहां पे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स दे यूज्ड टू सर्कुलेट बिटवीन देयर होम विलेजेस एंड द प्रॉस्परस एरियाज। तो वो सीजनली माइग्रेट करके वहां काम करने जाते थे। अब ये माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से आते थे? दे केम मेनली फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन एंड लेस प्रोडक्टिव रीजन्स एंड दे गो टू वर्क फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ऑन फार्म्स इन पंजाब एंड हरियाणा, राइट। वो कभी या तो अगर पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो उनके फार्म्स पे काम करने जाएंगे, यूपी में क्योंकि ब्रिक्स बहुत बनती है तो वहां की ब्रिक किल्स पे काम करने जाएंगे, दिल्ली या बैंगलोर में जाएंगे तो वहां की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने जाएंगे। अब जो वेल्दी फार्मर्स होते थे दे यूज टू प्रेफर एम्प्लॉइंग द माइग्रेंट वर्कर्स, वो अपने लोकल फार्मर्स को जो है एम्प्लॉय नहीं करते थे फॉर इंटेंसिव ऑपरेशंस रादर देन द लोकल क्लास, क्योंकि माइग्रेंट्स जो थे उनको आप इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो लेकिन लोकल को आप नहीं कर सकते। इसी प्रेफरेंस की वजह से क्या हुआ, एक पिक्यूलर पैटर्न बन गया जहां पे जो लोकस लैंडलेस लेबरर्स थे अब उनके पास काम नहीं बचा, क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या करते थे, जो बाहर से लेबरर्स आए उनको प्रेफर करते थे एम्प्लॉय करना। तो ये जो लोकल लैंडलेस लेबरर्स थे दे वुड मूव आउट ऑफ देयर होम विलेजेस इन सर्च ऑफ वर्क ड्यूरिंग द पीक सीजन्स। अब जब ये बाहर जाते थे तो इस वजह से सर्कुलेशन ऑफ लेबर की वजह से क्या होता था कि जो सप्लाइंग और रिसीविंग रीजन्स है वहां दोनों में ही सिग्निफिकेंट इसका इफेक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल, जिस फैमिली के मेल मेंबर्स काम की तलाश में निकल गए वहां पे जो कल्टीवेशन थी वो इट प्राइमरली बिकेम फीमेल टास्क। अब वहां की कौन कल्टीवेट करेगा, घर की फीमेल्स करेंगी। सो दैट दिस इज कॉल्ड द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। ओके,
तो इस तरह जो है आप बहुत इफेक्टिवली अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। सारे आंसर्स ट्रस्ट में आपकी एनसीईआरटी में है। ऑल यू नीड टू हैव इज अ कीन आई टू लोकेट देम। और क्वेश्चन आंसर्स अभी बहुत सारे और भी आने वाले हैं। आई एम गोइंग टू स्ट्रीम लाइव ऑल्सो टुमारो अबाउट 9:30 PM 3rd May को। सो वॉच आउट फॉर दैट ऑल्सो। उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारे और ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं, नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगी। सो मेक श्योर यू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। लाइक जरूर कर देना वीडियो को और अपने सारे फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर देना, ताकि उनकी प्रेपरेशन में थोड़ा सा उनको हेल्प मिल सके। दिस इज गीतांजलि साइनिंग ऑफ फॉर दिस टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।